जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। तो आज एक छोटे से सेशन में जानेंगे क्यों जरूरी है एनसीईआरटी की थ्योरी के बीच के प्रश्न को सोल्व करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों एनसीईआरटी की बात करेंगे, लेकिन एक ही एग्जांपल्स में आपको समझा दूंगा कि जरूरी वो क्यों है। बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चंस, बहुत सारी बुक्स अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं एनसीईआरटी के अलावा भी। कोचिंग की मॉड्यूल हुई या मार्केट से कोई किसी ऑथर की बुक लेके अपन आते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से उसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो उस लेवल तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। अभी एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा था, उसमें बीच में कुछ क्वेश्चंस आए थे, इसीलिए मुझे लगा कि ये बात बताना जरूरी है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है काफी अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। बायो में तो है ही, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप देखते हैं कि बीच बीच में एग्जांपल्स आपको दे रखे होते हैं, सोल्व एग्जांपल। तो स्टूडेंट क्या होता है कि उन सोल्व एग्जाम्पल को देख लेते हैं और काम बन जाता है। तो उन सोल्व एग्जाम्पल को आपको देखना नहीं है, आप केवल क्वेश्चंस देखिए और उसको सोल्व कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में आप देखिए कि आप सही है या नहीं है। एज इट इज, बहुत बार ऐसा हुआ कि एज इट इज आपको नीट के एग्जाम में या सीबीएसई के एग्जाम में एज इट इज वो जो क्वेश्चंस आपको मिल जाए। और कभी कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ डेटा चेंज करेंगे, 2 की जगह 4, 4 की जगह 8, और वो क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम आपको दे देंगे। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो सोल्व एग्जाम्पल है, जो पीछे के जो क्वेश्चन है, वो आपको सोल्व करने ही करने हैं। रही बात बायो की, फिजिक्स केमिस्ट्री करते भी बच्चे नो डाउट, लेकिन बायो को हल्के में ले लेते, बोले बायो ही तो है। भाई बायो ही तो सेलेक्ट कर रही है, 360 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 300 नंबर आने में ही दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट की। ठीक है, तो कैसे आप ला सकते हो 300 प्लस, 330 तक आपको पहुंचना है, 340 तक पहुंचना है अच्छे रैंक के लिए, सिलेक्शन के लिए। तो ये जो मैं बता रहा था आपको, उसमें जैसे ये जो 12th क्लास के एनसीईआरटी का 14th चैप्टर है, इसे आज मैं पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए थे। पारिस्थितिक जो पिरामिड टॉपिक अपन पढ़ते हैं, वैसे हर चैप्टर में आपको मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे, हर एक चैप्टर में मिलेंगे। केवल मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं कितने अच्छे क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या किया है कि पारिस्थितिक जो पिरामिड टॉपिक दे रखा है, उसमें 2 या 3 जो पारिस्थितिकी के जो पिरामिड है वो बताए इन्होंने। पहले जैसे घास के मैदान की पारिस्थितिक पिरामिड इन्होंने बताई थी, ये सीधा है सर। कैसा है? सीधा है। पारिस्थितिक पिरामिड से आप चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, 2011 में आप चलिए, 2012 में आप चलिए, 16-17, मतलब प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, घास के मैदान का बता दिया। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जैव मास का पिरामिड बता दिया कि इस प्रकार से कुछ सीधा होता है दलदली पारिस्थितिक तंत्र से, ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जैव मात्रा का बता रखा है, प्राणी पल्लवक जो है और पादप पल्लवक की जो है वो कंपेयर करके इन्होंने बताया। फिर सबसे लास्ट में जो चौथा इन्होंने बताया वो था ऊर्जा का। ऊर्जा का जो हमेशा सीधा रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके बाद में 2 क्वेश्चंस के रूप में, पैराग्राफ के रूप में इन्होंने पूछा कि ये तो चलो ठीक है, ये तो हमने समझा दिया, लेकिन इसके जो अपवाद हैं, और अपवाद तो सब जगह है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, अपवाद से प्रश्न या पैराग्राफ से इन्होंने कहा कि आप बनाइए जो है चित्र कैसा बनेगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा कि यदि आप एक बड़े वृक्ष पर, समझा दिया इन्होंने, यदि आप एक बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या की गणना करें तो आपका कैसा पिरामिड प्राप्त होगा। अब सीधा आपसे अगर पूछ लिया जाए प्रश्न नीट में कि बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या और उन पर निर्भर करने वाले जो छोटे कीटे और पक्षियों की जो संख्या है, अगर उनका पिरामिड आप बनाओ तो वो कैसा बनेगा। तो ठीक है, कैसा बनेगा। तो इसने क्या किया है कि बड़ा आपके पास वृक्ष है, इस पर जो है यहाँ से जो है बड़े वृक्ष से, क्योंकि ये बड़ा होगा, रोड होगा, नीचे वाला जो आधार है वो किसकी बात कर रहा है, अगर संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, संख्या की बात कर रहा, संख्या के हिसाब से अपन चलेंगे, जैसे मान लो एक ये बड़ा वृक्ष आपके पास है, संख्या के हिसाब से अगर अपन चलेंगे तो एक ही है। इस पर निर्भर करने वाला जो कीट क्या है वो मान लीजिए आप 200 है, तो संख्या ज्यादा है इससे। इन कीटों की अगर अपन बात करें, इन छोटे कीटों पर जो निर्भर पक्षी है, छोटे कीट हो सकता है कि बड़े हो, लेकिन ये पक्षी क्या होंगे, थोड़े से कम होंगे, हो सकता है कि यहाँ पर 50 ही पक्षी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर आप संख्या की बात करेंगे तो इस प्रकार का चित्र आपको मिलेगा, जो इन्होंने खुद ने, एनसीईआरटी वालों ने कहीं पर भी ड्रॉ करके आपको नहीं बताया, लेकिन वो पूछ सकता है, उनका हक है।
सेम ऐसा ही इन्होंने दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर अपन चलेंगे तो समुद्र में जैव भार की बात की थी, जहां उल्टा ये बता रहा है, इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये एक विरोधाभास है, आप इसकी कैसे व्याख्या करेंगे, क्योंकि मछलियों की बात कर रहा है, पादप पल्लवक की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए पादप पल्लवक है ये, अब बनाया नहीं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और ये मछलियां हैं, ऐसा मैं क्यों बना रहा हूं उल्टा, क्योंकि सर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली इसलिए आप बता रहे हो, या लिखा है इसलिए बता रहे हो, नहीं। रीजन देखो, इन्होंने बोला बायोमास की, जैव मात्रा की बात की, तो मछली आपके पास होगी ये ऊपर वाली। एक तो मेरे पास 100 छोटे छोटे कीट हैं जिनका भार लगभग 10-10 ग्राम होगा। ठीक है, 100 छोटे छोटे कीट हो, तो संख्या पर अपन नहीं जा रहे, संख्या पर जाएंगे तो बट, लेकिन मेरे पास मान लीजिए 100 छोटे कीट है जिन पर निर्भर करने वाली कितनी मछलियां, 10 मछलियां हैं, और एक मछली का वेट आप ले लो 2-2 केजी ले लो, ज्यादा मत। तो भार किसका ज्यादा होगा, इनका ज्यादा होगा इसके कंपेरेटिवली। तो ये जो प्रश्न बीच बीच में पूछे जा रहे हैं वो क्या है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जगह जगह आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, बायो में भी आपको मिलेंगे इस प्रकार के प्रश्न। अगर आप इन्हें छोड़ते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत तो क्या होगी, थोड़े से मार्क्स ही कम आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, बस यही दिक्कत होगी, इससे ज्यादा क्या दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा अपन को नहीं करना है। ठीक है, ऐसा अपन को नहीं करना, जो दूसरे नहीं कर रहे हैं वो तो अपन को करना ही है। अरे भाई, दो प्रकार के स्टूडेंट है, जो दूसरे कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है, लेकिन वो जो नहीं कर रहे हैं वो भी तो आपको करना है, तभी तो आप उनसे आगे हो गए। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है, बीच के क्वेश्चंस देखने हैं, और जो एनसीईआरटी के लास्ट में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं इसमें एनसीईआरटी के लास्ट में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, 3-4 एमसीक्यूज हर एक चैप्टर में मिल रहे हैं। कॉलम वाले क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, कॉलम को मैच कीजिए, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को। एमसीक्यूज मिल रहे हैं, छोटे छोटे वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी कभी कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं, तो उनको भी आपको देखना जरूरी, उनको भी सोल्व करना आपको जरूरी है। केवल थ्योरी मत पढ़िए, जो गलती आगे जो कर चुके वो गलती आपको नहीं करनी। ठीक है, जैसे ये तो पूछा ही गया, सीधा सीधा यहाँ से हटा दिया इसको, सिंपल सा प्रश्न तो पूछ लेगा, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है वो किसी भी हाल में एनसीईआरटी का एक भी नहीं छूटना चाहिए। हो तो आप हेल्प लो अपने टीचर से, कोचिंग टीचर से, स्कूल टीचर से, जिससे भी आपको हेल्प लेने लेकिन लो, लेकिन उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना किसी भी हाल में। अगर नीट आपको क्रैक करना है तो तीनों सब्जेक्ट की बात हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने आपको उदाहरण दिया है, हर एक चैप्टर में आपको मिल जाए। और भी किसी प्रकार का आपको सवाल है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।